हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है और लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैटलिस्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैटलिस्ट के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, ठीक है, कि कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और कैटलिस्ट की क्या क्या फीचर होती हैं, सॉलिड कैटलिस्ट की क्या फीचर होती है, ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, इसके काम करने का तरीका क्या होता है ना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो चलिए लिखेंगे कैटलिस्ट। बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस chemical substance which accelerates the rate of reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction, and the phenomena is called ऐसी फेनोमेना जिसमें कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, द फेनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, तो बहुत आसान है। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा जो ना तो क्वांटिटेटिवली चेंज होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या हुआ? जिसका मास नहीं बदलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और केमिकली भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हमने कैटलिस्ट प्लैटिनम लिया है तो प्लैटिनम ही रहेगा, प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में लिए थे तो सॉलिड में ही रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 10 ग्राम लिए थे तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन प्लैटिनम 10 ग्राम ही आपको मिलने वाला है। या ना तो उसका मास चेंज होने वाला है, ना उसका फिजिकल स्टेट चेंज होने वाला है, ना उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने वाला है। ठीक, ओके। अब कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजीनियस। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले दो टाइप लीजिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या मतलब है होमोजीनियस कैटलिस्ट का? तो फर्स्ट में हम लोग डील करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट कब बोलते हैं? जब हम कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो फेज है यानी स्टेट है, बोले तो अवस्था है, उसी अवस्था में यदि मैंने कैटलिस्ट लिया है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि होमोजीनियस कैटलिसिस वाली रिएक्शन है। ठीक, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच state of catalyst, स्टेट से मतलब है कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए। ठीक, जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे, इनलेट चैम्बर प्रोसेस।
लेड चैम्बर प्रोसेस होता है एक, लेड चैम्बर प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस में हम SO2 गैस को SO3 में कन्वर्ट करते हैं। SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा के बेटा SO3 गैस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज कर देंगे। पहले तो ये रिएक्शन में बैलेंस लिख देता हूं, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक। बट ये जो डायरेक्ट SO2 और O2 का जो कंबशन रिएक्शन होता है उतना फिजिबल नहीं होता है। अगर हम डायरेक्टली O2 को SO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं O2 और SO2 का, तो मात्र 6 से 8% ही कन्वर्जन हो पाता है SO3 में। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो NO ले लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये कैटलिस्ट लेते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो आपके लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेड चैम्बर प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं। जो कैटलिस्ट लेते हैं तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है कि हेट्रोजीनियस का है। तो देखिए इसका जो स्टेट हम लोगों ने लिया है गैस, तो रिएक्टेंट हमारा गैसीय स्टेट में, इसलिए हम कहेंगे कि वन ऑफ द एग्जांपल हो गया हमारा होमोजीनियस कैटलिसिस का। सो NO गैस इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एक्ट एज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, यहां तक सबको क्लियर है, तो इसे पहले आप नोट कर लीजिए, इसे पहले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, जैसे हम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये सॉल्ट है, सॉलिड है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिलता है KCl सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस 3/2O2 गैस। तो इसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 सॉलिड, ये हाँ इसके क्रिस्टल हम लेते हैं कैटलिस्ट। तो इसमें हम ये देख सकते हैं बेटा कि ये अगर सॉलिड स्टेट में है तो यह भी हमने सॉलिड स्टेट में ही लिया है, तो यह भी हमारा होमोजेनियस कैटलिसिस का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक। चलिए, तो 2 हो गए एग्जाम्पल। कम से कम वो सारा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है जितना NCERT में दिया है। तो हमारे पास हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लाइक मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट क्या होता है, ये लिक्विड होता है, हमने इसलिए मिथाइल एसीटेट लिया है। हाइयर अगर मॉलिक्यूलर मास वाला लेंगे तो जरूरी नहीं कि लिक्विड हो, तो ये मैंने लिया लिक्विड होता है और इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो H2O भी हमारा उसका फेज क्या है, लिक्विड है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें जो हम कैटलिस्ट लेते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए HCl लेते हैं। HCl का एक्वस सॉल्यूशन, आप कह सकते हो डाइल्यूट HCl, हम डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। एक्वस का भी है तो फेज, तो इसका जो स्टेट है वो लिक्विड ही माना जाएगा। ये हमारा कैटलिस्ट लिया है बेटा, क्या लिया है, कैटलिस्ट। तो हमें मिलता है CH3COOH एक्वस प्लस मिथाइल अल्कोहल एक्वस, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां जो है लिक्विड ही तो स्टेट हुआ, एक्वस भी एक प्रकार का फेज। तो स्टेट ऑफ मैटर तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका भी रिएक्टेंट हमारे पास ये जो 2 हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में है, कैटलिस्ट भी अपना लिक्विड स्टेट में है। तो हम बोलेंगे कि ये भी हमारा होमोजेनियस कैटलिसिस का उदाहरण है, होमोजेनियस कैटलिसिस का उदाहरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर,
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर मतलब सुक्रोज C12H22O11। अगर हम इसका ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, ले लिया हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम इसमें ले लेते हैं H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। यहां भी वैसे डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं HCl। तो हमें मिलता है C6H12O6 एक्वस, C6H12O6 एक्वस। एक हमारा ग्लूकोज है और एक हमारा फ्रक्टोज। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज विल गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, तो बेटा इसमें ये हमारा एक्वस यानी लिक्विड स्टेट, यह भी कैटलिस्ट हमारा लिक्विड स्टेट है। सो हम ये बोलेंगे कि यह भी हमारा होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। तो ये 4 एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये 4 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और प्रोसेस जिसमें कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्व है उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो इस वाले में क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर डिफरेंट। मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो एक भी रिएक्टेंट का स्टेट कैटलिस्ट के स्टेट से अगर अलग हो गया तो हम उसे हेट्रोजीनियस मानेंगे। जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट मान लो सॉलिड है तो इसमें रिएक्टेंट 2 हैं तो दोनों के दोनों गैस में ही होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, एक सॉलिड में एक गैस में, ऐसा भी हो सकता है। सारे अगर एक ही फेज में रहेंगे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट तो होमोजीनियस बोलेंगे। एक का भी फेज चेंज करेगा तो हम उसे हेट्रोजीनियस मानेंगे। क्लियर है? चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे हैवर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं बेटा, N2 गैस, 1 मोल N2 गैस when mixed with 3 मोल H2 गैस in presence of हैवर्स प्रोसेस में हम आयरन लेते हैं, सॉलिड आयरन कैटलिस्ट, तो हमें मिलेगा NH3 गैस। ठीक, हालांकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है, बट अभी हमें उस पे डिस्कशन नहीं है, हमारा डिस्कशन है कैटलिसिस पे। तो रिएक्टेंट हमारा देखिए गैस में है, बट जो कैटलिस्ट है वो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का उदाहरण हो गया। दूसरा देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, H2SO4 बनाने का मेथड होता है, लेकिन उसमें पहले हम क्या करते हैं, सल्फर का बर्निंग करके पहले SO2 बनाते हैं, या किसी सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से हम SO2 बना लेते हैं। ये हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे H2SO4 के प्रिपरेशन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेकिन अभी फिलहाल हमें बीच वाला स्टेप समझना है जिसमें कि इस हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की यूज हो रही है। तो ओवरऑल जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें पहले हम फर्स्ट स्टेप में SO2 बनाते हैं, सल्फर का कंबशन करा के या रोस्टिंग ऑफ एनी सल्फाइड हो, SO2 बन जाता है ना, फिर SO2 को हम SO3 में कन्वर्ट करते हैं। मेन चैलेंजिंग टास्क होता है SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना। तो SO2 गैस को
SO3 में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। डायरेक्टली ये रिएक्शन करके O2 के साथ कन्वर्ट नहीं हो पाता है, मात्र 6 से 8% ही बन पाता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है कि हम लेड चैम्बर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट लेते थे SO2 और O2 से SO3 बनाने के लिए NO गैस लिए थे कैटलिस्ट, किसमें? लेड चैम्बर प्रोसेस में। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम एस्बेस्टस, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस लेते हैं, ऐसे लिखिएगा प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। अब सीधे प्लैटिनम लिख लेते हैं, बट कई बार लिखा हो सकता है प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस। हालांकि अब आजकल प्लैटिनम नहीं लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, उसका वजह आगे बताऊंगा मैं। प्लैटिनम की जगह हम लोग ले लेते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। मतलब नाउ डेज प्लैटिनम इज रिप्लेस्ड बाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। वह भी हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही है, मैं लिख देता हूं नोट करके, बट चूंकि मुझे एग्जाम्पल कोट करना है हेट्रोजेनियस कैटलिसिस वाला, तो हम ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सॉलिड है और यहाँ गैस है। ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लिख लेना। नाउ डेज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, contact process, platinum is replaced by V2O5। ठीक, बट हमारा डिस्कशन अभी यहीं तक है, क्योंकि ये सॉलिड लिया है, ये गैस लिया है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक, ओके, 2 हो गया एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड या ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस बेसिकली HNO3 बनाने का मेथड है। यह भी हमें पढ़ना है, पी ब्लॉक में, 12th में पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में नाइट्रिक एसिड के बनाने का मेथड होता है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं एयर के प्रेजेंस में, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमोनिया का हम क्या करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पे प्लैटिनम गॉज फिलामेंट लेते हैं, उसके ऊपर अमोनिया पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, यानी ओपन एटमॉस्फेयर है। तो हमें अमोनिया जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, NO में कन्वर्ट होता है। फिर NO को सेकेंड स्टेप में हम NO और O2 से NO2 बनवा लेते हैं। फिर NO2 का जो वाटर से ट्रीटमेंट करके हम HNO3 बनवाते हैं। लेकिन वो तो बात होगी, पूरी ओस्टवाल्ड मेथड की बात होगी। अभी हमें वो स्टेप यहां मेंशन करना है जिससे कि ये साबित हो कि इसमें हेट्रोजेनियस कैटलिसिस हुई है। तो इसमें जो मेन की स्टेप है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया गैस लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये रिएक्शन कराते हैं, प्लैटिनम लेते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपको देगा NO गैस प्लस H2O, NO गैस प्लस H2O। चूंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे होते हैं तो जनरली H2O के भी वेपर ही हमें मिलते हैं। तो चलिए इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 ले लेते हैं, तो ये 4 हमारा नाइट्रोजन हो जाता है बैलेंस, और यहाँ 4 तिया 12 6 है हमारे पास हाइड्रोजन, 12 है हाइड्रोजन सॉरी, तो यहाँ 6 ले लेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा 4, यहाँ 6, यहाँ 10 हो जाएगा 5O2। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। खैर अभी हमें
इस बात पे ध्यान देना है कि ओस्टवाल्ड मेथड में कैसे कह रहे हैं कि हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां हम लोगों ने गैसियस स्टेट लिया है और कैटलिस्ट कैसा लिया हुआ है, सॉलिड लिया हुआ है। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लें। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फोर्थ देखिए, जैसे हमारे पास वेजिटेबल आइल्स हैं। वेजिटेबल आइल्स, जो वेजिटेबल आइल होते हैं बेटा, वो हाइयर अल्कीन होते हैं, हाइयर अल्कीन, और अल्कीन से कहना ज्यादा अच्छा होगा पोलीइंस। पोलीइंस, ई क्या होता है भाई? पोली माने बहुत सारा, इन बहुत सारा, इन यानी बहुत सारा डबल बॉन्ड। हाइयर का मतलब हाइयर हाइड्रोकार्बन, हाइयर हाइड्रोकार्बन वाले अल्कीन होते हैं जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। वेजिटेबल आइल ये खाने योग्य नहीं होते, डायरेक्ट इसको हम खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, ये खाने योग्य नहीं होते। तो इनको एडिबल बनाने के लिए सम ऑफ द डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सम ऑफ द डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल भी ले सकते हैं, प्लैटिनम, प्लेडियम, तीनों में से कोई ले सकते हैं। तो ये तो सॉलिड स्टेट में हमने लिया, ये गैस है, आइल हमारा लिक्विड है, तो जाके हमें मिलता है वनस्पति घी। तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं वनस्पति घी। ये हमारा एडिबल फैट होता है, इसे हम खा सकते हैं। ठीक है, ये हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने। ठीक है, तो इसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो लिख लिया सबने बेटा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, जैसे ये हमने वेजिटेबल आइल लिया है, वैसे हम कोई सा भी अल्कीन ले सकते हैं। जैसे इथीन मैंने ले लिया, मान लीजिए इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस लिया। लेकिन निकेल, इनमें से कोई सा ले लिया, निकेल, प्लैटिनम, प्लेडियम, तो सॉलिड स्टेट है, तो हमें क्या मिल जाते हैं, इथेन गैस। छठा देखिए, इसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 तो हमारा लिक्विड होता है, प्लैटिनम सॉलिड अगर ले ले, हालांकि ये किसी भी मेटल के प्रेजेंस में H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है कैटेलाइज्ड हो जाता है। तो मान लीजिए हमने प्लैटिनम सॉलिड ले लिया, तो हम इसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा सॉलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल वैसे 11th में NCERT में भी दिया है, 12th में इस सरफेस केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है। हमें 11th में पढ़ते एक चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें सिन गैस आपने सुना होगा। वो क्या होता है, सिन गैस, या उसे हम वाटर गैस भी बोलते हैं, या सिंथेसिस गैस। तो CO गैस और H2 गैस ले लें, और कॉपर के प्रेजेंस में और जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, ये भी हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सारा सॉलिड ही है। तो ये मिथाइल अल्कोहल बनता है।
ये मिथाइल अल्कोहल बनाने का क्या है, मेथड। तो जहां ये हमारा कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का स्टेट क्या हो गया, सॉलिड है ये सारे कैटलिस्ट, और ये हमारा क्या है, गैस। तो ये हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक, तो चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। तो लिख लिया होगा सबने बेटा। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, टॉपिक लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारा काम आएगा, जैसे प्रमोटर। प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो खुद कैटलिस्ट की तरह तो काम नहीं करता है, खुद कैटलिस्ट के जैसा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, जैसे आग में घी डालने का काम करता है झगड़े में। प्रमोटर्स क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस which themselves do not act as a catalyst, which themselves do not act as a catalyst, but it increases the activity of catalyst, hence rate of reaction। इनकी उपस्थिति में कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हैबर्स प्रोसेस में, इन हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि N2 गैस, जब 1 मोल N2 गैस 3 मोल H2 गैस से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉलिड टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, तो इसमें आयरन जो सॉलिड है ये तो हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट के लिए मॉलिब्डेनम जो होता है, MO लिखा है यानी मॉलिब्डेनम, ये प्रमोटर की तरह काम करता है। मॉलिब्डेनम एक्ट एज ए प्रमोटर फॉर आयरन। आयरन के लिए ये प्रमोटर का काम कर रहा है, क्योंकि आयरन हमारा कैटलिस्ट है, आयरन को प्रमोट कर रहा है, खुद रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, खुद कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता मॉलिब्डेनम। इसकी उपस्थिति में इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हमने क्या लिखा, मॉलिब्डेनम एक्ट एज ए प्रमोटर फॉर व्हाट, आयरन। ठीक है, हालांकि अब इन एडिशन टू आयरन कुछ और भी कैटलिस्ट यूज होते हैं, लाइक Al2O3, पोटेशियम के ऑक्साइड, ये भी कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं हैबर्स प्रोसेस में। ये सब चीजें तो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट जो हैबर प्रोसेस में यूज होता है, मिक्सचर ऑफ K2O, Al2O3, आयरन भी, ठीक है ना। बट मेनली ये हमारा जो मॉलिब्डेनम है आयरन के लिए प्रमोटर का काम करता है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिट करना। यहां इनहिबिट का सेंस है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, रिएक्शन के रेट को घटा देता है, जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन की रेट घट जाती है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो क्या लिखेंगे, सब्सटेंस
which decreases the rate of a chemical reaction by increasing activation energy जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेटा अगर हमारे पास सोडियम सल्फाइड है यदि हमारे पास, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इस सोडियम सल्फाइड को हीट कर दें जरा, यानी इसके क्रिस्टल के ऊपर एयर पास कर दें, तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा जो है फास्ट है। ठीक, लेकिन यदि मैं यही रिएक्शन सेम ही रिएक्शन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए इथाइल अल्कोहल इनहिबिटर का काम कर रहा है। इथाइल अल्कोहल का यहाँ जो रोल है वो क्या है? इनहिबिटर वाला रोल है। ठीक, अच्छा, इसी में यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर क्या देता है हमको? H2O लिक्विड एंड O2 गैस। इसका डिकम्पोजिशन अगर हम लिक्विड H2O2 ऐसी बाउल में ले लें, कटोरे में ले लें या बीकर में, और ऊपर से ओपन कर लें, मतलब क्लोज कंटेनर नहीं लें, तो एयर, डस्ट, ये सब डस्ट भी इसको कैटेलाइज कर लेते हैं और ये डिकम्पोज हो जाता है। इवन जिस कंटेनर में हम ले रहे हैं, अगर वो ग्लास का कंटेनर है या वो मेटल का कंटेनर है, तो वह भी कैटलिस्ट की तरह काम करने लगते हैं और इसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसलिए H2O2 को जो स्टोर किया जाता है प्लास्टिक के बोतल में, और प्लास्टिक के बोतल को अंदर से चारों तरफ से वैक्सिंग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर भी हो सकता है पैकेजिंग के टाइम में थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आ जाए या किसी वजह से कुछ इम्प्योरिटीज आ जाएं, तो उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो उसके लिए हम उसको उसके अंदर यूरिया मिला देते हैं या किसी प्रकार का अमाइड लिंक वाला कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड मिला देते हैं, जैसे एसिटामाइड या ग्लिसरॉल मिला देते हैं या H3PO4 मिला देते हैं, जिससे कि उसका डिकम्पोजिशन रुक जाता है। ठीक है, और बहुत स्लो रेट से होता है। तो इसका डिकम्पोजिशन जो है फास्ट है अगर हम कोई कैटलिस्ट से प्लैटिनम ही ले लिया। इवन डस्ट के प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन आसान होता है। थोड़ा गर्म कर देंगे तो बिना कैटलिस्ट के भी टूट जाएगा, जरूरत भी नहीं है कैटलिस्ट की। लेकिन यदि मैं इसमें लेता हूं H3PO4, चाहे ग्लिसरॉल, चाहे ले लेते हैं एसिटामाइड, तो इनके प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन वाली बहुत स्लो हो जाती है, यूं कहो कि ऑलमोस्ट रुक जाती है। मतलब ये फास्ट है तो हम बोलेंगे कि इसके प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन का रेट है वो काफी स्लो होता है। इसलिए इनमें से तीनों कोई भी ले सकते हैं, तीनों इनहिबिटर की तरह काम कर सकता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑटो कैटलिसिस। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कई बार ये होता है
कि रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। तो ऐसे में रिएक्शन का रेट शुरुआत में तो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगा तो रेट रिएक्शन का बढ़ता चला जाएगा, धाड़ 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 धाड़। जनरली जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो ज्यादातर जो फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर को छोड़ दें तो जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन हमने पढ़े थे सब में रेट क्या होता है, समय के साथ रेट क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है। खाली जीरो ऑर्डर में अगर मैं इधर रेट लिखता हूं, इधर टाइम लिखता हूं, तो सिर्फ जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि रेट कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन ऑटो कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्शन इन विच one of the product produce act as a catalyst for the reactant। जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिसिस हम ऑफ एस्टर की बात कर लेते हैं, जैसे CH3 CO O C2H5 इथाइल एसीटेट मान लो ले लिया हमने, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें जब हम हाइड्रोलिसिस इसका कराना चाहते हैं, हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो जैसे ये लिक्विड ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम एज ए कैटलिस्ट अगर H2SO4 या किसी भी तरीके HCl ले लें, H+ का सोर्स ले लें, तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और रेट क्या हो जाता है, फास्ट। लेकिन सपोज आपने कैटलिस्ट नहीं लिया तो मान लीजिए थोड़ा सा एसिड बना, इससे हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा, CH3COH मिलेगा एक्वस और C2H5OH एक्वस मिलेगा। तो ये जो एसिड हमको मिला ये कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट होकर के H+ आयन देगा और वो जो H+ आयन देगा वो फर्दर इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। यानी एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है एसिड कैटलाइज्ड होती है, ठीक है। हालांकि बेस कैटलाइज भी होता है, उसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। लेकिन ये जो हमारा रिएक्शन है वो कैसा है, हमारा एसिड कैटलाइज्ड वाला। तो इसमें अगर हम एसिड लेते हैं तो रेट फास्ट होता है, एसिड लिए नहीं मान लो तो शुरुआत में रिएक्शन की रेट रहेगी कम इनिशियली। ज्यों-ज्यों रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड बनता जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट होकर के H+ आयन देगा। अब चूंकि H+ आयन दे दिया वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा, तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऐसा रिएक्शन जिसमें समय के साथ रेट घटे ना, शुरू में तो रेट कम रहे, फिर देन आफ्टर सम टाइम इनिशियली रेट तो जो हमारा होता है घटता है, फिर अचानक से बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। क्लियर है? चलिए तो इसे पहले नोट कर लीजिए आप। तो ये हमारा है ऑटो कैटलिसिस का एग्जाम्पल। वैसे एक एग्जाम्पल और पढ़ना है तो उसे भी देख लेते हैं। जब हम KMnO4 लेते हैं, KMnO4 का एक्वस सॉल्यूशन और ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 in presence of acidic medium H2SO4, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा बेटा। KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4 +7 से +2 में जाता है और MnSO4 देता है। क्या देगा, MnSO4, ठीक। और जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन +3 स्टेट में है वो CO2 गैस देगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, ठीक। चूंकि मैग्नीज +7 से कहां गया है, +2 में गया है,
तो मैग्नीज के रेस्पेक्ट में 7 से दोगे 5 का चेंज है, तो इसका n फैक्टर है 5। हालांकि अभी अपन बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं लेकिन मैं मन ही मन बैलेंस करूंगा, उससे अच्छा मैं आपको समझा देता हूं। और यहाँ कार्बन +3 से +4 है, तो कितने की चेंज आ गई? 1 की चेंज आ गई। जितने की चेंज आ रही हो पर कार्बन, उसमें यहां जितना कार्बन है रिएक्टेंट साइड में 3 से गया ना 4, तो 1 का चेंज आया पर कार्बन। बट यहां 2 कार्बन है ना, तो जितना पर कार्बन चेंज आया इनटू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन यहां पर, तो टोटल जो चेंज है वो पता चल जाता है। तो n फैक्टर हो जाएगा यहां 2, पर कार्बन 1 का चेंज इंटू 2। पर मैग्नीज 7 से दोगे तो 5 के चेंज थे, और एक ही मैग्नीज थे इसलिए मैंने 5 लिखा है। अब बहुत सिंपल है बैलेंस, ये वाली 2 यहां कर देते हैं, ये वाली 5 यहां कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं n फैक्टर मेथड से बैलेंस करना। ये 2 इधर कर लेते हैं, 5 इधर कर लेते हैं, राइट। हमारे पास 2 पोटेशियम है, सो उसके बदले हम यहां लिखेंगे K2SO4। पोटेशियम तो करना पड़ेगा बैलेंस। और यहां 5 दूना 10 कार्बन है, तो 10 CO2 लिख देंगे। क्लियर? यहां 2 KMnO4 है, तो 2 MnSO4 भी लिखा जाएगा। अब अपने पास सल्फेट आयन कितने हो गए? 2 तो ये वाले और एक यहां 3 हो गए ना, तो 3 H2SO4 लिख देंगे। क्लियर है? अब हमारे पास हाइड्रोजन यहां 5 दूना 10 है और 3 दूना 6, 6 और 10 कितने हो गए? 16। और इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 16 है, तो इधर अपन लिख दिए 8H2। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें जैसे जैसे MnSO4 बनता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। मेनली Mn2+ वाला पार्ट, ये हमारा ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ऑटो कैटलिस्ट पिछली रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम ये कर रहा था। तो इसमें क्या होता है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय KMnO4 इनिशियली स्लो रहता है, आफ्टर सम टाइम रेट बढ़ने लगता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में वन ऑफ द जो प्रोडक्ट बना है MnO4, वो कैटलिस्ट की तरह फर्दर काम करने लगता है। ठीक, तो इसे नोट कर लिया जाए। लिख लिया आपने। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो भी देख लेते हैं। इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ये क्या होता है? इंड्यूस्ड कैटालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कैटालिसिस जो दूसरे को इंड्यूस कर दे। यानी एक रिएक्शन है जो नहीं हो रही थी, जैसे सोडियम आर्सेनाइट को के ऊपर अगर हम ऑक्सीजन गैस पास करें, तो सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये रिएक्शन होता ही नहीं। लेकिन अगर हम सोडियम आर्सेनाइट को मिक्स कर दें Na2SO3 के साथ, तो Na2SO3 एयर के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 में। और ये चूंकि इसमें कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है, ये वाली रिएक्शन कब नहीं होगी? जब आप इसमें डालोगे इथाइल अल्कोहल, बताया था इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल इनहिबिटर का काम करता है। तो ये तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब फास्ट है। ठीक, जब हम साथ में इसको मिला दें इसमें, फिर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन अकेले में नहीं हो रही थी, एलोन हमने लिया अकेले में, तो नहीं होगा। ठीक, लेकिन साथ में मिक्स कर देते हैं
तो ये रिएक्शन हो जाती है। यहाँ Na3 लिख देना, Na3, तो ये रिएक्शन हो जाती है Na3AsO4, क्योंकि आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, +3 से जाता है +5 में, तो यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो जाती है, ये रिएक्शन भी हो जाती है। क्लियर है? तो इसे हम बोलेंगे कि ये इंड्यूस्ड कैटालिसिस है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसे लिख लिया आपने? तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैटालिटिक पॉइजंस। ठीक, तो लिखेगा कैटालिटिक पॉइजंस। कैटालिटिक पॉइजंस हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसकी उपस्थिति में कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है नॉट ओनली डिक्रीजेस बट आल्सो दे कैन डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक, जैसे जहर से मौत हो सकती है किसी की और कोई बच भी सकता है ना, तो उसी तरह से कैटालिटिक पॉइजंस क्या होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको या तो डिक्रीज कर दे या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। A substance whose presence may decrease or destroy the activity of a catalyst, of a catalyst। ठीक, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2S, कोई भी दोनों में से, डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? इन हैबर प्रोसेस कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? आयरन। तो आयरन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है कौन? प्रेजेंस ऑफ CO, क्योंकि CO आयरन से ही रिएक्ट कर जाता है, H2S भी आयरन से रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी और बहुत कम मात्रा में अगर आयरन लिए हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर देगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल है जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस लेते हैं, तो प्रेजेंस of As2O3 act as poison for platinized asbestos used in कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए नाउडेज हम प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस कैटलिस्ट के बजाय हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 लेते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, जैसे बेटा SO2 गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायरेक्टली SO3 में कन्वर्जन इसका क्या होता है? कम होता है, तो उसके लिए हम प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस ले लेते हैं कैटलिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर
H2O3 प्रेजेंट हो सिस्टम में तो वो प्लैटिनम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो अगर हमारे पास प्लैटिनम लिए हैं, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस कैटलिस्ट, और यदि साथ में H2O3 है जो कि पॉइजन की तरह काम करता है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, स्लो रेट हो जाएगा रिएक्शन का। इसलिए नाउ डेज क्या करते हैं हम लोग, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट, ताकि पॉइजन रहा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, यहां तक आगे समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है कैटलिस्ट के वर्किंग का। ठीक, तो बच्चों कैटलिस्ट की आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करता है मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है, दो पुरानी थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। एक सबसे बहुत पुरानी जो थी उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ओल्ड थ्योरी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी। उसके बाद जो आया उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इस दोनों को कंबाइन करके मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी बनाया गया है। ठीक, तो अगर हमें मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी समझना है तो थोड़ी बहुत पुरानी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। इस थ्योरी में ये एजम्पशन है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि कैटलिस्ट का जो सरफेस है उसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन का एड्सॉर्प्शन होता है फ्रॉम गैस फेज चाहे सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज बिलीव दैट reactant molecules from gas, मतलब गैसियस मीडियम, और इन सॉल्यूशन गेट एड्सॉर्ब over the surface of catalyst, ये जमा हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे या समहाउ कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर बढ़ता जाएगा कैटलिस्ट का। तो सरफेस के ऊपर जब मान लीजिए कैटलिस्ट का सरफेस है और इसके ऊपर जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया जैसे जैसे कवर्ड होता जाएगा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। तो ये साइड बाई साइड आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, अब लेकिन रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो ये थ्योरी में ये बिलीव किया गया है कि जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा, तो एड्सॉर्प्शन हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूटिलाइज हो जाता है टू एकोमोडेट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी वो रिएक्टेंट जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा नहीं है, वो इस वाली एनर्जी, रिलीज एनर्जी का प्रयोग करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है। क्लियर है। तो इसमें क्या है कि इट इज बिलीव दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गैसियस और इन सॉल्यूशन गेट एड्सॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और इसी में लिख देंगे एंड सिंस एड्सॉर्प्शन इज
is an exothermic process so energy released during adsorption can be utilized to provide एक्टिवेशन एनर्जी। और इस तरीके से रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट क्या करता है, बढ़ा देता है। इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो कहलाती है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। पहले तो समझते हैं ये थ्योरी है क्या। ये थ्योरी ये कहता है कि जैसे हमारे पास कैटलिस्ट है तो पहले तो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जब रिएक्टेंट आके एड्सॉर्ब होते हैं तो कैटलिस्ट उसके साथ एक टेम्पररी बॉन्ड बना लेता है। यानी ये कहता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है इनिशियली, नॉट इन ओवरऑल रिएक्शन। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी कहता है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है और एक टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, तत्काल बॉन्ड बनाता है, जिसका ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा देर तक उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं वो जो टेम्पररी बॉन्ड बनाया वो वाली कंपाउंड को। और वो फिर डिकम्पोज होके वापस प्रोडक्ट दे देते हैं और कैटलिस्ट मिल जाता है वापस। इस तरह से कैटलिस्ट का अमाउंट भी चेंज नहीं होता है और प्रोडक्ट मिल गया। और जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं तो तत्काल बॉन्ड बनाते हैं, टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड कमजोर होते हैं, उसका क्षणिक पल के लिए ही एग्जिस्टेंस होता है। तो ये कहता है कि इसका मतलब कैटलिस्ट जो है डायरेक्ट ही मैदान जंग में कूद गया है। क्योंकि बाद में ठीक है कि कैटलिस्ट वापस हमें मिल गया तो ओवरऑल रिएक्शन तो भाग नहीं लेता, बट इनिशियली कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होकर के तत्काल बॉन्ड बनाता है, टेम्पररी बॉन्ड बनाता है और फिर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो भी एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को यूटिलाइज होने में काम आ सकता है। और दूसरा ऐसा बिलीव किया जाता है कि चूंकि कैटलिस्ट रिएक्टेंट से डायरेक्टली कंबाइंड होकर के एक तत्काल बॉन्ड बना रहा है, यानी कैटलिस्ट अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है विच रिक्वायर्स लोअर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। डायरेक्ट रिएक्टेंट टकरा के कोलाइड करके प्रोडक्ट में मान ली तब्दील नहीं हो पा रहे थे, ये बहुत दिक्कत था, रेट स्लगिश था। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अगर रिएक्टेंट को टकरावा के कोलाइड करवा के यदि प्रोडक्ट में तब्दील ही करना है तो डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट कर लें। सो कैटलिस्ट ही पहले रिएक्टेंट के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, टेम्पररी बॉन्ड। ठीक, तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या बिलीव किया जाता है, ये सब एजम्पशन है बेटा थ्योरी में। इट इज बिलीव दैट कैटलिस्ट initially take part in reaction and forms temporary bond called intermediate complex which has
ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस मतलब इसका बहुत ज्यादा देर तक एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। नाउ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स decomposes to give product and catalyst। इस तरह से कैटलिस्ट का मास ओवरऑल चेंज नहीं होगा, ना उसका मास क्वांटिटी चेंज होता है, ना उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। अब चूंकि ये टेम्पररी बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव path which require low activation energy। ठीक है, तो ये था हमारा ओल्ड थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। मॉडर्न, ये तीसरा हो गया, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा, सीधे कैटलिस्ट की मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर मॉडर्न के हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है, साफ साफ मेंशन होगा भाई कि ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है। सो हम बोलेंगे कि ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी में ऐसा विश्वास किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, एड्सॉर्प्शन उनका होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सरफेस के ऊपर, रिएक्शन की रेट बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी भाई? क्योंकि जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, हीट उतना ज्यादा रिलीज होगा। जो हीट रिलीज होता है वही एक्टिवेशन एनर्जी को पूरा करने में मदद करता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ये कहता है कि कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, तत्काल बॉन्ड बनाता है, जिसका ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस है, ज्यादा समय के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे। देन इंटरमीडिएट कंपाउंड चूंकि उसका तत्काल ही एग्जिस्ट करता है, ज्यादा देर तक नहीं करता है, टूट जाता है, टूटने के बाद प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट देता है। सो चूंकि इसमें कैटलिस्ट ही रिएक्शन में भाग ले लिया, ओवरऑल रिएक्शन में भाग नहीं लिया, दिस इज ओके। सो हम बोलते हैं कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसमें शायद अल्टरनेटिव पाथ चूज किया है, यानी कैटलिस्ट ने रिएक्शन के मैकेनिज्म को बदल दिया, ऐसा मैकेनिज्म सेलेक्ट किया जिसमें कि कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। अब आते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करता है। फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तो मॉडर्न हमारा किसके लिए होता है? फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को ये एक्सप्लेन करता है। ये जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है बेटा, इट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है।
अब इसको अच्छे से समझने के लिए मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में इट इज बिलीव दैट activity of the surface, activity of the catalyst is localized only at the surface of the catalyst, not bulk of the catalyst. इन इस थ्योरी में ये बिलीव किया जाता है कि जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है, जो काम करने का तरीका है, वो सरफेस के ऊपर ही लोकलाइज होता है. जो भी घटनाएं कैटलिस्ट के यूजिंग कैटलिस्ट हो रही होती हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे ही सारी होंगी, जो भी होंगी. अब ये 5 स्टेप में एक्सप्लेन करता है. इसके मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में कैटलिस्ट का क्या मैकेनिज्म है, कैसे कैसे ये रोल अदा करता है. तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है कॉम्बिनेशन है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी. तो ये 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन होता है, 5 स्टेप में होता है. ये कहता है कि 5 स्टेप में कुल होता है. तो पहला स्टेप जो होता है कितने स्टेप में, इन 5 स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास किसी कंटेनर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, गैस है मान लो, और ए और बी गैस है, वो आपस में रिएक्ट आसानी से नहीं कर सकते सपोज, ठीक है. तो उसको हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर पहले तो डिफ्यूज करेंगे, उनके ऊपर उनको फैलाएंगे, डिफ्यूज करेंगे. तो पहला स्टेप में होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ओवर द कैटलिस्ट सरफेस. यानी कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर उनका क्या होगा बच्चों, पहले डिफ्यूजन होगा. तो जैसे पहला स्टेप में मान लीजिए कि ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है, तो ये हमारे पास जो है कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है ना. ये हमारे पास जो है कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक. ओके, ये कैटलिस्ट का सरफेस है. तो इसके ऊपर हमारा जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का हमने क्या कर दिया, डिफ्यूजन कर दिया. और लेटर सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और एक बी है, और कोई कैटलिस्ट लेते हैं, उसकी उपस्थिति में हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है ए बी बनता है. तो ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी से इस ए बी के बनने की जो प्रक्रिया है 5 स्टेप में पूरा होगी. कितने स्टेप में होगी, 5 स्टेप. पहला स्टेप ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए और बी, मान लीजिए कि दोनों गैस है ए और बी, तो ये इसके ऊपर हम पहले क्या करेंगे, ए और बी को डिफ्यूज कराएंगे, ठीक. डिफ्यूज कराएंगे. तो मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया, कहीं भी ए और बी, इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, जहां लिखना है. मतलब ये हमारे पास कैटलिस्ट है, उसका ये सरफेस है, और किसी बॉटल में हमारे पास या किसी कंटेनर में गैस ए था और बी था, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही कंटेनर में भी हो सकते हैं. तो उनको हमने क्या करा, वहां से रिलीज करा इनके सरफेस के ऊपर, ठीक है. तो इसको बोलेंगे डिफ्यूजन किया. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2. सेकेंड स्टेप में एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules over the surface of catalyst. चूंकि सरफेस के ऊपर जब हम डिफ्यूज कर रहे हैं
तो सरफेस के ऊपर बहुत सारी वैलेंसी खाली है। ये जो भी मैं टिक कर रहा हूं, है ना, मार्क कर रहा हूं, ये सब फ्री वैलेंसी है। ये सब क्या है? फ्री वैलेंसी है। तो दीज आर फ्री वैलेंसीज। ठीक है, तो अब क्या होंगे? जैसे हमारे पास ये कैटलिस्ट है, तो ये फ्री वैलेंसीज है। तो साइड बाई साइड क्या होते हैं? तो यहां पे मान लीजिए कि A हमारा एड्सॉर्ब हो गया, यहां पे B हो गया। तो ये चूंकि इनके पास फ्री वैलेंसी खाली, तो ये सीट अवेलेबल है फ्री फॉर रिएक्टेंट एड्सॉर्प्शन। तो ये केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहां पे क्या हो चुके हैं? एड्सॉर्ब हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एड्सॉर्प्शन है, यहां हम बोलेंगे कि लूज केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लूज केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एड्सॉर्प्शन हुआ है थ्रू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। और यदि ये साइड बाई साइड एड्सॉर्प्शन हो गए हों तो अब थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है? तीसरा स्टेप में अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल to form intermediate। देखिए, जैसे हमारे पास ये कैटलिस्ट हमने लिया था, ये इनकी फ्री वैलेंसी है। जब हम A और B दो रिएक्टेंट लिया है, इनका डिसॉर्प्शन करेंगे तो इनके सरफेस के ऊपर A और B फैलेंगे। फिर इनके पास चूंकि फ्री वैलेंसी है, तो उस फ्री वैलेंसी के वजह से यहां पर इनके यहां भी ले सकता हूं मैं। तो A और B क्या हो जाएंगे? साइड बाई साइड A और B क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये लूज केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? इनके बीच एक केमिकल बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। इनके बीच A और B साइड बाई साइड क्या बना लेंगे? केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लूज होना चाहिए, ये लूज होना चाहिए, यानी वीक इंटरेक्शन होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए। ठीक है, यानी वीक बॉन्ड होना चाहिए। तो कितने स्टेप हो गए? 3। ये दोनों वीक बॉन्ड और ये क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना है। इससे हम बोलेंगे इस फिगर को कि ये हमारा क्या बन चुका है बच्चों? इंटरमीडिएट बन चुका है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो बेटा अब तक हमने देखा 3 स्टेप। पहला में है डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ A एंड B, डिफ्यूजन ऑफ A एंड B। उसके बाद है एड्सॉर्प्शन ऑफ A एंड B। उसके बाद है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गए हैं, तो अब हम चाहेंगे कि ये इंटरमीडिएट टूट करके हमको कैटलिस्ट फ्री मिल जाए और प्रोडक्ट भी AB मिल जाए। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप वो होता है डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, अर्थात इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट,
डिजॉर्प्शन का मतलब हुआ जो रिएक्टेंट वहां पे एड्सॉर्ब है उसको हटाइए वहां से, उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। तो यहां जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये कैटलिस्ट है हमारा, ये फ्री वैलेंसी दिखाया मैंने, ये ए और ये बी, ये इनके साथ क्या बना चुके हैं, केमिकल बॉन्ड बना चुके हैं। और ये बॉन्ड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो डिजॉर्प्शन में क्या होगा, अब ये बॉन्ड चूंकि कमजोर है तो ये क्या होगा, टूटेगा। ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक, तो ये हमारा डिजॉर्प्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यानी अब हमारे पास जो प्रोडक्ट था कैटलिस्ट फ्री मिल गया प्लस AB, ये प्रोडक्ट बाहर निकल गया। अभी यहां जस्ट जब डिकम्पोजिशन हुआ है तो सरफेस के आसपास ही अभी प्रोडक्ट है, आसपास ही है। अब फिर इसको यहां से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, डिफ्यूजन करवाएंगे, यहां से इसको हटाएंगे। ठीक, तो 5वां स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ यानी कि रिमूवल ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस या सरफेस के आसपास से। क्योंकि जस्ट टूटा है ना, जस्ट जब टूटा है, ये डिकम्पोज हुआ है, तो ऐसे तो नहीं कि फुर से भग गया, तो उसके लिए प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। बढ़ा देंगे प्रेशर तो फिर वापस से प्रोडक्ट ही इसके ऊपर अब एड्सॉर्ब होने लगेंगे, तो प्रेशर लूज करेंगे, कम करेंगे प्रेशर और ये यहां से भागने लगेंगे। तो कितनी प्रक्रिया हो गया, 5। पहला भी डिफ्यूजन है और लास्ट भी डिफ्यूजन है। पहला में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस के आसपास आएंगे और 5वां में जो प्रोडक्ट बन गए वो सरफेस से अब दूर जाएंगे। अब इसमें हमने ये वाली बॉन्ड के बारे में क्यों कहा कि ये लूज होना चाहिए। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो यहां से डिजॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, ये टूट ही नहीं पाएगा। सो ये ए और बी के बीच बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर पता चला कि यही वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही कमजोर है, तो हम तोड़ने की, इसको डिजॉर्प्शन कराने की चेष्टा करेंगे प्रोडक्ट को, तो यही बॉन्ड टूटने लगेगा, ए बी वाला ही टूटने लगेगा। क्लियर है? तो पहले इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो लिख लिया सबने। नेक्स्ट हम लोग 2 चीज और डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ ए सॉलिड कैटलिस्ट। जो हमारा सॉलिड कैटलिस्ट है उसकी खास फीचर होती है, पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है एक्टिविटी। जो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे हमारे पास कैटलिस्ट है तो हमें पता है कि इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारी फ्री वैलेंसीज हैं, बहुत सारी वैलेंसीज क्या हैं, फ्री हैं। तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वह ए और बी, इसके ऊपर उनका हमने एड्सॉर्प्शन कराया। तो ये इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं होना चाहिए, अब बहुत वीकली भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रीजनेबली स्ट्रांगली इनफ गेट एड्सॉर्ब सो दैट ए एंड बी बिकम मोर एक्टिव। ये एक्टिवेट होने चाहिए। कहने का मतलब फिर समझिएगा, ए और बी इतना बेकार फोर्स से भी, इतना बहुत वीक फोर्स से भी एड्सॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, बहुत वीक से भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग से भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग से हो गया तो फिर बाद में जब इनके बीच इंटरमीडिएट बनेगा और ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल कॉम्बिनेशन से बन गए हैं तो फिर इनका टूटना मुश्किल हो जाएगा। टूटना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कितना
स्ट्रांगली ये बाइंड हुए हैं, इस पर लार्ज एक्सटेंट तक एक्टिविटी डिपेंड करता है। इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कैटलिस्ट का फंक्शन। बहुत सरा हुआ भी इंटरेक्शन से नहीं रहना चाहिए, बहुत एकदम बेकार सा भी नहीं रहना चाहिए। बेकार सा इंटरेक्शन रहने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी। बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी तो फिर भला ए और बी का एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बढ़ जाएगा, मतलब प्रोवाइड करेगा? तो इतना रीजनेबली स्ट्रांगली ए एंड बी कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बाइंड होना चाहिए, सो दैट कि ए और बी एक्टिव हो जाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिवेट हो जाए। और इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड भी नहीं होना चाहिए जिससे कि ये बॉन्ड यहां से टूट ना सके, बाद में डिजॉर्प्शन होने में दिक्कत आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे एक्टिविटी। दूसरा होता है सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट जो है हाईली सेलेक्टिव नेचर का होता है। एक ही रिएक्शन के लिए अगर हम कैटलिस्ट बदल देते हैं तो अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे CO और हमारे पास H2 है, CO और H2 है। तो CO और H2 अगर हम निकेल के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मीथेन गैस प्लस H2O, मीथेन गैस प्लस H2O। 6 हाइड्रोजन है उधर तो 3 लिख दिया। लेकिन सेम ही रिएक्टेंट लेते हैं अगर CO प्लस H2, कैटलिस्ट अगर हमने बदल दिया, जैसे हमने ले लिया जस्ट कॉपर, तो हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, बैलेंस। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम यही लेते हैं रिएक्टेंट CO प्लस H2, लेकिन कैटलिस्ट लेते हैं मान लीजिए क्यूप्रिक कॉपर और साथ में जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3, तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है। यानी सिन गैस के मदद से हम मीथेन भी बना सकते हैं, सिन गैस के मदद से फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं, सिन गैस के मदद से हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये CO और H2 को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस, सिन गैस या वाटर गैस। तो अलग अलग कैटलिस्ट हमने लिया है तो हमारा प्रोडक्ट जो है चेंज हो गया। यानी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो हमने लिया उसमें कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल गया। इससे अगर मुझे मीथेन बनाना है तो कोई भी कैटलिस्ट नहीं ले सकते हैं, कैटलिस्ट सेलेक्टिव नेचर का है। ठीक। अच्छा, जैसे एक्टिविटी में हम देखते हैं कि जैसे निकेल है हमारा या प्लैटिनम वगैरह है, तो उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाते हैं? पहले तो फिजिज ऑप्शन होता है, फिर केमिज ऑप्शन होता है। तो अगर हमारे पास जैसे अल्कीन है हमारे पास, ये एक्टिविटी वाले में एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। तो प्लैटिनम और साथ में हमने लिया हाइड्रोजन, तो ये इतना इससे स्ट्रांगली बाइंड होते हैं कि HH वाला जो बॉन्ड है एक्टिवेट हो जाता है, और ये HH फिर बाद में टूट करके केमिज ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये इतना एक्टिवेट हो जाता है HH हाइड्रोजन एटम कि वो इससे बाइंड हो जाता है, इससे बाइंड हो जाता है, और ये मिलता है हमको, और हीट भी मिलता है बदले में। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के इसकी जगह स्कैंडियम ले लें, टाइटेनियम ले लें, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इतना लूजली बाउंड होता है कि ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है हाइड्रोजन गैस। यानी क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने स्कैंडियम ले लिया या टाइटेनियम ले लिया तो ये सब रिएक्शन हो नहीं पाती। ठीक। या आपने क्रोमियम ले लिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। प्लैटिनम में हो जाती है, निकेल में हो जाती है, प्लेडियम लेते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। उसी तरह से जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, O2 गैस है, प्लैटिनम का तो हाइड्रोजन गैस को, प्लैटिनम और प्लेडियम को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा होती है, और इससे वाटर बन जाता है। बैलेंस कर देता हूं जरा मैं। ठीक। तो हमने ये देखा कि कैटलिस्ट जो हमारा है उसकी एक्टिविटी लार्ज एक्सटेंट पर इस बात पे डिपेंड करती है कि किस हद तक उसका
एड्जॉर्प्शन हुआ है, तो एड्जॉर्प्शन जब रिएक्टेंट का हुआ है तो उनके बीच का इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है इस बात पे डिपेंड करता है। इट शुड नॉट बी वेरी लूजली बॉन्डेड एंड आल्सो इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड। इतना लार्ज सफिशिएंटली इनफ स्ट्रांगली बॉन्डेड होना चाहिए सो दैट कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सके, और इतना भी ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होना चाहिए कि बाद में उसका डिजॉर्प्शन ना हो सके। ठीक, डिजॉर्प्शन होना जरूरी है कैटलिस्ट के सरफेस से, तभी तो कैटलिस्ट फ्री हो पाएगा, और फ्री हो पाएगा तभी तो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए सीट और या फ्री वैलेंसी मुहैया करा पाएगा, उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।